हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 5 का हल। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। आप यहाँ प्रश्न संख्या 5 को देख पा रहे होंगे बुक में। प्रश्न संख्या 5 में कहता है, कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है ना। कृष्णा नगर के सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जो है उनके एक बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है, जिसे आप आकृति में यहाँ देख पा रहे होंगे। बगल में आकृति दी गई है, ठीक है। आगे प्रश्न को पढ़ा जाए। कहता है आगे कि गुलमोहर की पौध है ना, मतलब गुलमोहर का जो पौधा है को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। मतलब ये जो आयताकार भूखंड है ना, इसकी परिसीमा पर, मतलब चारों किनारों पे जो है, चारों तरफ जो है इसके गुलमोहर के पौधों को जो है परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। आप ये जो ब्लू कलर वाला जो देख रहे हैं, ये सारा क्या है, गुलमोहर की पौधा लगाया गया है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है ना। कहता है कि इस भूखंड के अंतर्गत, मतलब जो आयताकार भूखंड है जो कि क्रियाकलाप के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके क्रियाकलाप के लिए दिया गया है ना, उसके अंदर जो है एक आयताकार एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। एक त्रिभुजाकार जो है घास लगा हुआ लॉन हो, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं PQR के रूप में है। PQR के रूप में घास लगा हुआ लॉन है ना। जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 7.14 आकृति है ना, इसी में जैसा कि दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं, है ना। विद्यार्थी को जो है इसके शेष भाग में जो है फूल के पौधे के बीज को बोने हैं, है ना। तो पहला प्रश्न कहता है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता है कि ए को मूल बिंदु मान लेना है, यहाँ से इसको मूल बिंदु मान लेना है, तो इसका नियामक 0 0 हो जाएगा। और ये जो है हमारा पड़ा रेखा, मतलब ED जो है ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। और ये जो खड़ा रेखा जो है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस जो है वो AB है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय एक्सिस। तो इसको बाय एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मानते हुए ये त्रिभुज PQR है, मतलब त्रिभुजाकार जो घास लगा हुआ लॉन है, इसके सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और दूसरे में कहा जा रहा है कि यदि मूल बिंदु C हो, है ना, मूल बिंदु अब क्या बताया जा रहा है, C है। तो जब मूल बिंदु C होगा तो इसके लिए वर्टिकल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, CD हो जाएगा, है ना कि आप क्या बना दें, इसको एक्स एक्सिस बना दें, ठीक है। इसे आप बाय एक्सिस लेके चलिए, ये वर्टिकल एक्सिस, और ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है इसको आप क्या लेके चलिए, एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब BC को एक्स एक्सिस और यहाँ CD को बाय एक्सिस। तो उस स्थिति में जो है शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है, किसके, त्रिभुज के शीर्षों का, मतलब त्रिभुज PQR के शीर्षों का निर्देशांक। मतलब एक बार हमको A को मूल बिंदु मान के इसके निर्देशांक को ज्ञात करना है, तीनों बिंदु के, और एक बार C बिंदु को मूल बिंदु मान करके इन तीनों के निर्देशांक को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहता है साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। दोनों कंडीशन में जो A को मूल बिंदु हम मानेंगे तो इस तीनों का कुछ निर्देशांक आएगा, तो उस आधार पे हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है ना। और जब C बिंदु को मूल बिंदु मानेंगे तो इस आधार पे जो है इन तीनों का जो निर्देशांक निकलेगा उससे भी हमें क्या करना है, इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है ना। तो कहता है दोनों ही स्थिति में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो जो भी आएगा, तो यहाँ कह रहा है कि आप क्या देखते हैं, है ना। तो अब किसी भी प्रकार से हम जो है क्या कर रहे हैं, त्रिभुज PQ का ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है दोनों का क्षेत्रफल हमें यहाँ क्या आएगा, बराबर प्राप्त होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो आइए प्रश्न को आगे हल करते हैं। हमने एक आकृति पहले से प्रिंट कर रखी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो हमें यहाँ त्रिभुजाकार लॉन दिया हुआ है PQR जो है ना, इसको जो है इसके P बिंदु को, है ना, बिंदु P का नियामक, फिर Q का, फिर R का नियामक निकालेंगे। तो इन तीनों का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं बिंदु P को लंबवत बाय एक्सिस से, जो कि AB यहाँ होगा, है ना, और फिर लंबवत एक्स एक्सिस से मिलाते हैं। जहाँ भी मिलेगा उसके अनुसार हम इसके नियामक को लिखेंगे। तो आइए हम पहले इसको पेंसिल से मिला देते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ हमने त्रिभुजाकार लॉन जो PQR दिया हुआ था उसके तीनों बिंदुओं को लंबवत जो है क्रमशः एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस से
क्या किया है, मिला लिया है ना। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्योंकि पहले जो है हमारा ए बिंदु को मूल बिंदु लेना था, है ना। तो जब हम ए को मूल बिंदु लिए हैं तो इस प्रकार से इसको हम बाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस लेंगे, है ना। तो उसी के आधार पे जो है हम इसको एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से जो बिंदु दिए गए हैं तीनों पी क्यू आर को लंबवत मिला लिए, ताकि हमको यहाँ नियामक लिखने में क्या हो, आसानी हो। और आपको बता दें ये मूल बिंदु है तो हमारा ये हो जाएगा 0 और 0, है ना। और इस हिसाब से जो है प्रत्येक गुलमोहर का पौधा, जैसा कि आपने प्रश्न में पढ़ा था, यदि आप सामने किताब खोल के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि जगह हमारे यहाँ कम है कैमरे में। तो कहा जा रहा था प्रश्न में कि गुलमोहर का जो प्रत्येक पौधा है वो 1-1 मीटर की दूरी पे लगाया गया है। तो ये भी 1 मीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से जाएगा आगे, है ना। तो आइए पहले हम इसके आधार पे जो है, मतलब ए को मूल बिंदु जब लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस है। तो उसके आधार पे हम त्रिभुज पी क्यू आर के नियामक को लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ए को मूल बिंदु मानने पर निर्देशांक अक्ष में यक्ष अक्ष, निर्देशांक अक्ष में यक्ष अक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ईडी होगा, ठीक है, एक्स अक्ष ईडी, तथा वाई अक्ष क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, वाई अक्ष ए बी है ना। इसलिए यह अतः तो इस प्रकार लिखते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के नियामक बराबर, तो सबसे पहले हम बिंदु पी का नियामक लिखेंगे, ठीक है, फिर क्यू का लिख लेते हैं, फिर आर का लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम बिंदु पी का नियामक देखते हैं, ठीक है। तो बिंदु पी जो है बिल्कुल एक्स अक्ष पे लंबवत चौथे स्थान पे है यहाँ पे। तो इसमें जो है बिंदु पी का एक्स नियामक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और बिंदु पी जो है बाई अक्ष में किस किस सामने है, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, छठे बिंदु पे है ना। तो यहाँ पे बाई का नियामक क्या हो जाएगा, बिंदु पी में 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से बिंदु क्यू का नियामक निकालेंगे। तो बिंदु क्यू जो है एक्स अक्ष पे किसके सामने है, 3 के सामने है, तो एक्स नियामक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाय में किसके सामने है, 1 2, 2 के सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय नियामक 2 हो जाएगा। मतलब क्यू का नियामक क्या निकल के आ गया, 3, 2, जब हम ए को मूल बिंदु मान रहे हैं तब। ठीक उसी तरह से बिंदु आर का नियामक निकाल लेना है। तो बिंदु आर जो है एक्स अक्ष में किसके सामने है, बिल्कुल 6 के सामने है ना। तो इसका स्थान हो जाएगा 6, और बाई के स्थान पे क्या है, किसके स्थान पे, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे है बाई के सामने, ठीक है, आर जो है। तो 6, 5। तो जब हम ए को मूल बिंदु मानते हैं तो क्रमशः पी क्यू और आर का जो है नियामक किस प्रकार से निकल के आता है, 4, 6, 3, 2 और 6, 5। ये चीज़ को समझ रहे हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। तो ये पहला प्रश्न जो आपका पूछा जा रहा था वो हल हो चुका है। अब आइए दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए यहाँ कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ आगे करा कि यदि मूल बिंदु सी हो, है ना, तो पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको बाई एक्सिस मानते हुए हम इस तरह से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को उल्टा कर देते हैं, ठीक। अब इसको भी सामने जैसे कि इस प्रकार से हम इधर लंबवत मिलाए थे, इसे भी क्या करते हैं, लंबवत मिला देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हम सी को मूल बिंदु मानेंगे तो इस हिसाब से ये सी डी जो है हमारा उल्टा हो चुका है फिगर। तो आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा। तो सी डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस, और ये बी सी जो है क्या हो जाएगा, हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम जब ए को मूल बिंदु माने थे तो इस हिसाब से ये बाई था, ये एक्स था। तो इन सारे लाइनों पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इधर वाले लाइनों पे, और इस पे भी नहीं ध्यान देना है, ठीक है, और इस लाइन पे भी ध्यान नहीं देना है, और इधर में इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी ध्यान नहीं देना है। तो जब हम यहाँ से P बिंदु का नियामक निकालेंगे तो ये लाइन को देखेंगे और इस लाइन को देखेंगे, समझ रहे हैं। तो आइए यहाँ से जो है अब हम बिंदु C को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों शीर्षों यानी P Q और R के नियामक को निकालते हैं। ध्यान लिखेंगे आगे कि बिंदु C को
मूल बिंदु मानने पर निर्देशांक अक्ष में एक्स अक्ष क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अक्ष हो जाएगा BC, यहाँ देख पा रहे होंगे BC हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष BC तथा वाई अक्ष क्या है, CD हो जाएगा, ठीक है। वाई अक्ष CD है ना। तो इस प्रकार त्रिभुज PQR के शीर्षों का नियामक, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो बिंदु P का नियामक पहले लिख लेते हैं और फिर Q का, फिर R का नियामक लिखते हैं। आइए आकृति देखते हैं। तो बिंदु P जो है यहाँ देख रहे हैं एक्स अक्ष में किसके सामने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 12वें बिंदु के सामने है बिंदु P, ठीक है। तो इसमें एक्स नियामक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो है ये BC हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में 12वें बिंदु के ठीक सामने P है। और उसी तरह से बाई नियामक बाई अक्ष पे जो है P बिंदु किसके सामने है, 1 और 2 दूसरे बिंदु पे, तो P का नियामक यहाँ से क्या निकल के आ गया, 12,2, है ना। ठीक उसी तरह से बिंदु Q का नियामक निकालते हैं, तो ये हमारा 12वां बिंदु था, ये क्या हो जाएगा, 13वां बिंदु हो जाएगा, है ना, ये 13 हो जाएगा। बिल्कुल 13 के सामने Q बिंदु यहाँ देख पा रहे हैं, Q बिंदु जो है बिल्कुल क्या है, 13वें बिंदु के सामने इधर है और एक्स अक्ष पे, है ना। तो यहाँ पे एक्स नियामक यहाँ Q का 13 हो जाएगा और Q का बाई नियामक देखेंगे तो बाई में किसके सामने है, 1 2 3 4 5 6, मतलब छठे बिंदु के सामने है, ठीक है। तो यहाँ से Q का नियामक 13,6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से R का नियामक देखते हैं, तो ये 12 था, ये 11, ये 10, ये 10वां बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10वां बिंदु है और ये R जो है बिल्कुल 10वें बिंदु के सामने है एक्स अक्ष पे, है ना। तो इसमें एक्स नियामक 10 हो जाएगा यानी कि 10, और बाई अक्ष के किसके सामने है, 1 2 3 तीसरे बिंदु के सामने है, तो बाई अक्ष का नियामक यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि बाई नियामक यहाँ क्या हो गया, R बिंदु का 3 हो गया। तो इस प्रकार से बिंदु P का नियामक जो है, जब हम बिंदु C को मूल बिंदु मानते हैं तो बिंदु P का नियामक 12,2 आता है, बिंदु Q का नियामक 13,6 आता है और बिंदु R का नियामक क्या आता है, 10,3 आता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा था, फिर से देखते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा था कि यदि मूल बिंदु C हो तो PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा। तो जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं तीनों बिंदु का नियामक हम निकाल चुके हैं, C को मूल बिंदु मानते हुए और A को भी। तो पहला प्रश्न तो हो चुका था। दूसरे में और प्रश्न है आगे, कहता है कि साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में, है ना, त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो आइए पहले लिखते हैं PQR का क्षेत्रफल जब मूल बिंदु A है ना, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं जब तीनों शीर्षों का नियामक दिया हुआ रहे। तो किस सूत्र से निकालते हैं, ये आता है हाफ, ठीक है, और x1 हाफ इंटू x1 और by2 माइनस by3 ये सूत्र होता है, और प्लस में x2 और by3 माइनस by1, है ना, और प्लस में x3 होता है ना, और by1 माइनस by2 होता है, और ये टोटल जो है हाफ में क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है हमारा, तो इसी सूत्र पे निकालेंगे। तो इसको हम पहला नियामक, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो इसमें x1 by1 ये हो जाएगा, ये x2 by2, ये x3 by3, ठीक है। x1 by1, ये x2 by2 और ये x3 by3। आइए हल करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ और अंडर रूट नहीं है, x1 है तो x1 4 है और 2,5 by2 माइनस by3 है, कॉमा नहीं, 2 माइनस 5, और प्लस में x2 है, x2 क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और y3 माइनस y1 है, y3 क्या है, 5 है और y1 6 है, तो 5 माइनस 6, और प्लस में x3 है, x3 क्या है हमारा, 6 है, तो 6 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है, 6 है और y2 क्या है, 2 है, तो 6 माइनस 2, ठीक है। इस वैल्यू को हल करते हैं तो हाफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 5, तो -3 आ जाएगा, -3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, -12, और यहाँ पे आ जाएगा
5 माइनस 6 तो -1 इंटू 3 तो -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 6 में से 2 गया, क्या बचेगा 4 इंटू 6 तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू वैल्यू हाफ। और यहाँ है 12 माइनस 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। और 15 में से हम क्या करेंगे -15 और प्लस 24 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ से 9/2। और चूंकि जो है यहाँ पे प्रत्येक पौधा लगभग क्या है, प्रत्येक गुलमोहर का पौधा जो है 1-1 वर्ग मीटर की दूरी पे लगा हुआ था, तो इस हिसाब से यहाँ से जो है 9/2 वर्ग मीटर है ना, इस क्षेत्रफल का जो ये त्रिभुजाकार लॉन है उसका एरिया निकल चुका है, ठीक है। ये प्रत्येक गुलमोहर का पौधा जो है 1-1 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। तो यहाँ से अब सी बिंदु को जब हम मूल बिंदु लेंगे तो उससे त्रिभुजाकार लॉन का एरिया निकालते हैं। आइए अब लिखते हैं, जब मूल बिंदु सी है ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ, ठीक है। इसको पहला नियमक, इसको दूसरा नियमक, इसको तीसरा नियमक लेते हैं तो ये हमारा x1/1, ये x2/2, ये x3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 क्या है लिख देते हैं, x1/1, x2/2 और ये x3/3। तो x1 है 12 और /2 माइनस /3 मतलब 6 माइनस 3 और प्लस में x2 क्या है 13 है और /3 माइनस /1 तो 3 माइनस 2 है, ठीक। और प्लस में क्या है आगे x3 यानी कि 10 इंटू /1 माइनस /2 यानी 2 माइनस 6, ठीक है। ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हाफ। और 12 और 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 इंटू 12 क्या आ जाएगा 36 और प्लस में 3 में से 2 जाएगा 1 इंटू 13 तो 13 और यहाँ पे 2 में से 6 जाएगा तो -4 और -4 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा -40, ठीक है। तो 36 और 13 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब 49 में से ये 40 जाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू 9 यानी कि हाफ इंटू यहाँ 9 आ जाएगा, बराबर इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा 9/2 वर्ग मीटर, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक गुलमोहर का पौधा जो है यहाँ 1-1 वर्ग मीटर की दूरी पे लगाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न तो हो चुका है। यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूल के पौधों के बीज बोने हैं। तो ऐसा आप इस चीज़ को नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइए कर लेते हैं, है ना। फूल के, ठीक है, फूल के बीज फूलों के पौधे के बीज बोने के लिए भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जो एरिया हम भूखंड का क्षेत्र जो बोएंगे वो क्या निकल के आएगा उसे हम निकालते हैं। तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, यहाँ से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा, है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। और इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे त्रिभुजाकार लॉन का क्षेत्रफल, ठीक है, जो घास लगा लॉन है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, तो ये टोटल भाग कितना आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो है टोटल 16 है, 16 मीटर हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना। तो 16 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो प्रत्येक गुलमोहर का पौधा 1-1 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, तो ये जो है ED ये लंबाई हो जाएगा हमारा टोटल 16, ये 15 पौधा लगा हुआ है, लेकिन एक और ये लास्ट में यहाँ भी एक पौधा लगा हुआ है, तो ये 16 है ना, 16 पौधा यहाँ से लेकर के लगा हुआ था, 16 पौधा इधर और फिर ये हो जाएगा 8, तो ये टोटल को हम गिन लेंगे। तो ये 16 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 16 इंटू 8, ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो गया। और त्रिभुजाकार लॉन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हम देख रहे हैं, एक चीज़ हम यहाँ छोड़ रहे हैं कि क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, तो उसके बाद आप क्या देखते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल को जब हम ज्ञात किए तो दोनों को देख रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों
कंडीशन में, यानी जब बिंदु ए को हम मूल मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, तो भी हमारा क्षेत्रफल क्या आता है, 9/2 आता है। और जब हम बिंदु सी को भी मूल बिंदु मानते हैं तो 9/2 ही क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो दोनों कंडीशन में क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि हम यहाँ देखते हैं, या लिख दीजिएगा इस प्रकार, पहले ही लिख देना चाहिए था हमें। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों स्थिति में, ठीक है, दोनों स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना। दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो आइए अब आगे कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, और त्रिभुजाकार लॉन का क्षेत्रफल क्या आया था, 9/2 वर्ग मीटर आया था, है ना। तो यहाँ से 16 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128 आएगा, 128 और -9/2, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल। एलसीएम ले लेंगे 2 1 का तो 2 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 8, तो 8 × 2 16 और 12 × 2, तो यहाँ गुना कर देंगे, मतलब 128 में 2 से, तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ 9 रह जाएगा, क्योंकि 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 लिखे हैं, ठीक है। अब माइनस वैल्यू करने के बाद क्या आ जाएगा, 16 में से 9 घटाइए, मतलब 256 में से 9 को माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 247, यानी 47/2। तो इतना वर्ग मीटर जो है ये क्या आ जाएगा, इस आयताकार भूखंड को, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आयताकार भूखंड है इसमें त्रिभुजाकार लॉन को छोड़ने के बाद जो एरिया बच रहा है ना, उस एरिया का क्षेत्रफल, जिसमें इसमें कहा जा रहा है विद्यार्थियों को कि शेष भाग में क्या करना है, फूल के पौधे के बीज को बोना है। तो कितने भाग में बोएगा फूल के पौधे के बीज को, तो 247/2 वर्ग मीटर में, है ना। तो ये चीज़ हमको नहीं निकालना था, लेकिन फिर भी हम निकाले। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 5 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद। एक बार हम जो हल किए हैं प्रश्न को और जिस प्रकार से लिखे हैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न था, इसको हल करने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। और इस तरह से हल करने के बाद आप जो है इस एरिए में आइएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रश्न लास्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो है आगे हम आपको बताए हैं समझने के लिए बिल्कुल कि ये इतने एरिए में जो है, ये जो इतना एरिया आया है, इतना वर्ग मीटर, 247/2 वर्ग मीटर जो आया है, वो इस एरिए में क्या करेगा, फूल के पौधे को लगाएगा, ठीक है, फूल के पौधे के बीज को लगाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।